में भी आप बताएं, आपसे परिचय थोड़ा सा सभी का हो जाए मंच पे। आदरणीय डॉक्टर आर्य राकेश कुमार जी। हाँ, जो लोग, जो महानुभाव, महान विभूतियां इस युवहार कार्यक्रम में जुड़ती हैं, मैं चाहूंगा कि उनका बिल्कुल सादर सहित उनका परिचय हो जाए। ठीक, कृपा होगी और हर गीतकार को आदरणीय राकेश जी को सुनेंगे हम। जी, स्वागत है। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चुपासते तया धिया अग्ने मेधाविनं कुरु। सम्मानित मंच पर विराजमान सभी देशभक्त भगिनियों, भाइयों, साथियों, मित्रों, सभी को मेरा हृदय से नमन, वंदन। आज के अवसर पूर्व के कार्यक्रम में आदरणीय रमेश चंद जी, बहन रंजना जी के जन्म दिवस पर हम सभी उनको शुभकामनाएं दे रहे थे। मेरी ओर से भी उनके लिए हृदय तल से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सीधे अपने विषय पर आ रहा हूं। आदरणीय अनिल नरुला जी भारत को समझो अभियान समिति के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। बैंक में अधिकारी के रूप में आप कार्यरत रहे हैं। स्वामी दयानंद जी महाराज और स्वामी बाबा रामदेव जी के विचारों से ओतप्रोत आपका जीवन है। पूर्णतया वैदिक विचारधारा के प्रति, सनातन के प्रति आपका समर्पण है। इसीलिए इस अवस्था में भी प्रत्येक कार्यक्रम में जुड़ना और बढ़ चढ़कर अपना योगदान देना उनके स्वभाव में सम्मिलित है। मैं मंच पर उनका स्वागत करता हूं। आज कुछ नई चीज़ों को लेकर के विचार करने का प्रयास करेंगे, समय का पूरा ध्यान रखते हुए। कुछ बातें महाराणा प्रताप जी के बारे में रखने का प्रयास करता हूं। उनके बारे में कहा जाता है कि जिस समय 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो हल्दी घाटी के युद्ध के क्षेत्र में, मैदान में उस समय अकबर की ओर से सेनाओं का सेनापतित्व सलीम कर रहा था। यह इतिहास का बहुत बड़ा झूठ है और इस झूठ को समझने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। 26 वर्ष की अवस्था में उसके बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उसने सलीम रखा। और सलीम का जन्म 1568 में हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 8 वर्ष का एक बालक मुगल सेना का सेनापतित्व कर रहा था, ये कदापि संभव नहीं है। लेकिन ये भ्रांति फैलाई गई। अकबर ने महाराणा प्रताप का सामना करने के लिए अपने बेटे को ही भेज दिया था, यानी इतना बेटा वीर था, सूरवीर था। और महाराणा इतने कमजोर थे कि उनके लिए एक बालक भेजना ही पर्याप्त था। रोमिला थापर जो कम्युनिस्ट इतिहासकार है, उनके द्वारा ऐसी अनेक प्रकार की भ्रांतियां स्थापित की गई हैं। सलीम कहीं पर भी युद्ध के क्षेत्र में नहीं था।
तो ये कहना भी निरर्थक और झूठा सिद्ध हो जाता है कि जब शक्ति सिंह अपने भाई के पास से लौटते हैं, प्रसंग आपको याद आ गया होगा, जब वो मैदान से निकल कर के महाराणा प्रताप झालाराव मन्ना सिंह के अनुरोध पर निकल कर के दूर चले गए थे। दूर जाकर के चेतक का अंत होता है। पीछे से दो मुगल पठान जा रहे होते हैं जो महाराणा का अंत करने के लिए जा रहे थे। उनको देख करके भाई के प्रति भाई का खून खौल आया और शक्ति सिंह स्वयं उनका पीछा करने के लिए जाते हैं। ओ नीले घोड़े रे असवार, पीछे से शक्ति सिंह दूर से आवाज लगाते हैं, नीले घोड़े के असवार रुको। महाराणा प्रताप पीछे को देखते हैं, अपने भाई की आवाज को पहचान करके उनको भ्रांति हो जाती है, कहते हैं कि ये भी तुझे मारने के लिए आ रहा है, अच्छा तू भी आ गया। जाकर के स्थिति दोनों भाई दूसरे की बात को समझते हैं, मुगल पठानों को ही शक्ति सिंह मार देते हैं। उसके पश्चात वह वार्तालाप करने के पश्चात वापस लौटते हैं। सारी बातें बहुत अच्छे परिवेश में संपन्न होती हैं। कुछ आगे की रणनीतियों पर विचार होता है, वह अप्रासंगिक है आज बताना। लेकिन जब लौटता है तो कहा जाता है कि उस समय उसको महाराणा मुगल शासक अकबर के सेनापति सलीम के सामने प्रस्तुत किया जाता है और वह उनसे पूछता है कि तुम क्यों गए थे। फिर कहा जाता है कि उनको ये जवाब दिया गया, सलीम को ये कहा गया कि भाई की समस्या को देख करके मैं रुक नहीं पाया था, इसलिए चला गया। इसके बाद सलीम ने उनको क्षमादान दे दिया। ये सारी की सारी कहानी झूठी है। ये कहानी भी झूठी है कि महाराणा प्रताप ने जंगलों में रह करके घास की रोटियां खाई थी। घास की रोटियां कभी बन नहीं सकती, और यदि बन जाती तो ये भुखमरी और दूसरी समस्याओं का बड़ा एक सरल सा समाधान मिल सकता था। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि घास की रोटियां बन सकें। लेकिन ये भ्रांति कहाँ से आई? ये आई कर्नल टॉड के द्वारा लिखे जाने पर, जो जंगली घासों के नाम नहीं जानता था। उसने अपनी पुस्तक में राजस्थान का इतिहास में लिख दिया कि महाराणा प्रताप जंगली वनस्पतियों से मिले अन्न का भोजन लेते थे, जंगली वनस्पतियों का भोजन लेते थे। तो ये वनस्पतियां साग की भी हो सकती हैं, ये वनस्पतियां जौ चने भी हो सकते हैं, ज्वार भी हो सकती है, मक्की भी हो सकती है, बाजरा भी हो सकता है। जिनके नामों से वह व्यक्ति परिचित नहीं था, उनको उसने केवल वनस्पति लिख दिया और वनस्पति का कालांतर में अर्थ कर लिया गया घास। महाराणा प्रताप ने असीम कष्ट सहे, इसमें दो राय नहीं। असीम कष्टों को सहन करते हुए उन्होंने महाराणा प्रताप जी ने अकबर का सामना किया। दूसरी बात कही जाती है कि उनको भामा शाह जी ने अपनी ओर से दान दिया था। इतिहास की अनभिज्ञता के कारण यह भ्रांति फैलाई जाती है। हमारे महाराणा प्रताप जी के जीवन में भामा शाह जी का विशेष योगदान है। उनकी दानप्रियता, उनकी वीरता, उनकी स्वामी भक्ति भी बहुत प्रशंसनीय है। उनके सम्मान को कम करके नहीं आंक रहा हूं मैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उनके द्वारा मात्र 37-38 वर्ष की अवस्था में, आपने कभी वो चित्र देखा होगा जिसमें वो आकर के कोटली दान राशि की महाराणा प्रताप जी को दे रहे हैं, और उस समय उनके सफेद बाल हो रहे हैं, कमर झुकी हुई है और वे बहुत वृद्ध दिखाए जाते हैं, 80 की सी अवस्था के से दिखाए जाते हैं।
लेकिन वह 80 की अवस्था के नहीं है, बल्कि 38 वर्ष के हट्टा कट्टा नौजवान है। और वह उस समय मालवा को जीत करके आए थे। मालवा को जीत करके आए और वहां से बड़ी संपदा लेकर के आए थे। और वो संपदा आकर के उन्होंने महाराणा प्रताप को दी थी कि आप निसंकोच होकर के राष्ट्र सेवा के कार्य में आगे बढ़िए, आपको धन की किसी प्रकार से कमी नहीं आने दी जाएगी। यह भी उनका बहुत बड़ा परोपकार था, उनकी बहुत बड़ी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण है और उनकी वीरता का भी प्रमाण है। उम्र का भी भ्रांति निकाल दीजिए और उनको एक लाला और एक कोषाध्यक्ष तक सीमित देखने के दृष्टिकोण को भी त्याग दीजिए, बल्कि सोचिए कि वह एक महायोद्धा थे और महायोद्धा होकर के राष्ट्रभक्ति का कार्य कर रहे थे। तीसरी बात, महाराणा प्रताप कभी भी अपने किसी मातहत कर्मचारी का, राज्य कर्मचारी का, अधिकारी का दिया हुआ दान कभी प्राप्त नहीं करते। न राजा को ऐसे करना चाहिए, ये आर्य राजाओं की परंपरा है। दूर से लाकर के दूसरे राज्य को पराजित करके यदि धन लाया जा रहा है तो लिया जा सकता है, लेकिन किसी की व्यक्तिगत कमाई को राजा किसी ऐसे आड़े समय में ले, ये उसके लिए वर्जित है। और स्वयं राणा प्रताप जी ने अपने भाई शक्ति सिंह के दोबारा आगमन पर, जब वह दोबारा उनसे मिलने के लिए जाते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात, तो वह उस समय रास्ते में सोचते हैं कि मैं अपने भाई के लिए लेकर क्या जाऊं। उन्होंने देखा कि एक दूर किला था, उस किले को वह जीतते हैं और उसकी चाबी लेकर के जाकर के भाई को देते हैं। तो भाई को जाकर के जब वह चाबी देते हैं तो भाई पूछते हैं कि ये चाबी किसकी है, कहाँ से लाए हो, क्यों लाए हो, मुझे क्या लेना है इससे। तो वह बताते हैं कि ये अमुक किले की चाबी है और उसको मैंने अभी जीता है और मैं उसको आपको देता हूँ। तो वे ये कह करके उस किले की चाबी को अपने भाई को लौटा देते हैं कि आपने मुझे दिया, मैंने स्वीकार किया, लेकिन आप मुझसे छोटे हो, मेरे अनुज हो, इसलिए मैं आपके दी हुई धनराशि, इस दान राशि को या दान में दी गई वस्तु को स्वीकार नहीं करता हूँ, विनम्रता से तुम्हें लौटाता हूँ। तो वह अपने मंत्री से ऐसी कभी कोई गलती नहीं करवा सकते थे। दूसरी बात यह है कि ये भी कहा जाता है कि भामा शाह ने दान देते समय ये कहा था कि जो भी दान है वो सब आपका है, यानी आपके यहाँ से कमाया है। तो इतनी अकूत संपदा जो 25,000 सैनिकों का अगले 12 वर्ष तक संचालन करवा सकती थी, यदि इतनी बड़ी लूट भामा शाह जी ने उनके राजकोष से ही कर ली थी तो उनसे बड़ा डकैत कोई नहीं हो सकता था। सोचते नहीं, विचारते नहीं, उन्होंने कमाया, इसमें दो राय नहीं थी। महाराणा प्रताप ने भी पूर्ण उदारता से उनका सहयोग किया, लेकिन उनकी वीरता और उनकी दानप्रियता दूसरे अर्थों और संदर्भों में है, जिसे हमें स्वीकार कर उनका वंदन, अभिनंदन करना चाहिए। अब आते हैं जो हमारे इतिहास के बारे में भ्रांतियां फैलाई गई हैं, जिनमें रोमिला थापर के बारे में मैं कह रहा था कि उनका विशेष योगदान है। उन्होंने कौन सा काम किया है? उन्होंने कहा, लिखा कि अकबर इस देश का रहने वाला हो गया था, इसलिए वह भारतीय था। यानी कि उसका दादा बाबर विदेशी था, लेकिन अकबर तो क्योंकि यहीं जन्मा इसलिए भारतीय हो गया। उसके सारे पापों को इस एक सेंटेंस से समाप्त कर दिया जाता है। इस एक वाक्य ने उसकी सारी नीचताओं को, सारे पापों को, सारी भारतीय विरोध की उसकी अपवित्र भावना को समाप्त कर दिया। ऐसे वाक जाल से हमको बचने की आवश्यकता है। ये ऐसे वाक जाल कम्युनिस्टों के द्वारा, कांग्रेसियों के द्वारा, विदेशियों के द्वारा, मुस्लिमों के द्वारा बहुत अधिक फैलाए गए हैं, जिनसे हमें सावधान रह करके, आंखें खोल करके इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता होती है। शक, हूण और कुषाण, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के अनुरूप कार्य करते हुए विशाल विशाल साम्राज्य स्थापित किए, एशिया तक अपने अधीन किया, पूरे एशिया को अधीन किया, यूरोप तक चले गए, उन शक, हूण, कुषाणों को तो आज तक भी विदेशी कहा जाता है।
कभी कभी यह भी भ्रांति फैलाई जाती है कि राजपूत भी विदेशी थे, गुर्जर भी विदेशी थे, अहीर भी विदेशी थे, ब्राह्मण भी विदेशी थे, सब विदेशी थे, लेकिन अकबर जो था वो भारतीय हो गया। तो इस षड्यंत्र को, इस मानसिकता को, इस सोच को समझने की आवश्यकता होती है। दूसरे, चंगेज खान। चंगेज खान के बारे में इतिहास में पढ़ाया जाता है कि वह बहुत खूनी था, अत्याचारी था, लेकिन उस भ्रांति को भी निकालने की आवश्यकता है। चंगेज खान, खान शब्द से हम सोचते हैं कि वह मुसलमान था, जबकि वह मुसलमान नहीं था, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के कारण वह मुगलों के निशाने पर था, मंगोलिया के लोगों के, और जो अन्य मुस्लिम अरब की तरफ से जा रहे थे उन सब के निशाने पर था। उसकी वीरता को वो झुका देना चाहते थे, बौद्ध धर्म को समाप्त कर देना चाहते थे, हिंदू संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को मिटा देना चाहते थे। और उस हिंदू संस्कृति के विनाश के लिए उठ रही इस्लाम की तलवारों का सामना करने के लिए चंगेज खान ने बुद्ध की अहिंसा को त्याग कर हिंदुत्व की, सनातन की उस परंपरा का निर्वाह किया कि अपराधी का, आतंकवादी का सामना करूंगा और उसका विनाश करूंगा। राम की परंपरा और कृष्ण की परंपरा का वो अनुयायी था। यही कारण था कि उसने इस्लाम को मानने वाले दुष्ट आतंकवादियों का विरोध किया और सर्वत्र वैदिक संस्कृति के जो उस समय भक्षक बन गए थे, विरोधी हो गए थे, उन लोगों का अंत करने का संकल्प लिया। यही कारण है कि उसने एक दिन भी भारत के विरुद्ध कहीं विश्वमन नहीं किया। भारत की सीमाओं को छूता हुआ निकल गया, लेकिन भारत में आकर के उसने किसी व्यक्ति को तलवार के बल पर समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। भारत की सीमाओं का सम्मान करता रहा। इसके बावजूद भी हम विदेशी दृष्टिकोण से, कम्युनिस्टों के दृष्टिकोण से, मुस्लिमों के दृष्टिकोण से चंगेज खान का आकलन करते हैं। ये नहीं करना चाहिए हम। उसके बारे में भी जो दृष्टिकोण है उसको बदलने की आवश्यकता है। अब हम आते हैं सिकंदर की ओर। सिकंदर को विश्व विजेता दिखाया जाता है। वह विश्व विजेता कदापि नहीं हो सकता। कितने से भूभाग पर उसका शासन था। क्या अपने मुंह से कह देना कि मैं विश्व विजेता बन जाऊंगा, मैं भी कह दूं कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, या मैं दुनिया का बादशाह बन जाऊंगा, चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊंगा, कहने से काम नहीं चलता है। उसके साम्राज्य को देखिए आप, वह भारत की सीमाओं को बहुत हल्के में छूता है, उस समय की सीमाओं को। इसके अतिरिक्त ये भी देखने की बात है कि यूनान उस समय जहां से वह चला था, यूनान उस समय किसका पार्ट था? क्या यूनान नाम का कोई देश भी था उस समय या नहीं था? जब भारतवर्ष की सीमाएं संपूर्ण यूरोप को छू रही हों, संपूर्ण एशिया उसके अधीन हो, तो क्या उसको विदेशी भी माना जाएगा? इस दृष्टिकोण से भी अपने इतिहास की समीक्षा करने की आवश्यकता होती है। जो देश 1876 से पहले अफगानिस्तान के नाम से कहीं जाना ही नहीं जाता था, उसमें से यदि 500 साल पहले या 200, 300, 400 साल पहले या हजारों साल पहले कोई विदेशी यहाँ पर आया, कोई वहाँ का व्यक्ति यहाँ पर आया, तो क्या वह विदेशी माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जा सकता। यदि 1876 तक अफगानिस्तान भारतवर्ष का एक भाग था, तो महाभारत काल में जो वहां से वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे और वहां से गांधारी को ब्याह कर लाया गया था और वहां का शकुनी यहाँ पर आकर के रहने लगा था, तो ये सब भी विदेशी नहीं थे, बल्कि भारत की सीमाओं के भीतर ही ये सब आकर के रह रहे थे, रिश्तेदारियों में रह रहे थे, अपने संबंधियों के साथ रह रहे थे। इस दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। ये हमारा ही भूभाग था, हमारा ही शासन था, हम ही वहां तक थे और उससे भी आगे हम थे।
इस दृष्टिकोण को, इस सोच को अपनी मानसिकता में स्थापित करने की आवश्यकता है। दूसरे, सिकंदर से बड़े बड़े साम्राज्य हमारे लोगों के स्थापित हुए। समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त जी हैं, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में मैं बता रहा था, जिनके नाम से विक्रमी संवत चलता है, ललितादित्य मुक्तापीड, और यहाँ तक कि शिवाजी जैसे भी अनेक हिंदू राजा शासक यहाँ पर रहे हैं, जिनके साम्राज्य सिकंदर से बड़े बड़े थे, विशाल थे। इसलिए सिकंदर को विश्व विजेता कभी नहीं कहा जा सकता, और वह भी भारतीयों के द्वारा परास्त कर दिया गया था, परास्त होकर के यहाँ से भागा था। आप भली प्रकार उस बात से परिचित होंगे। आगे आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उसने भी तलवार के नाम पर, तलवार के बल पर दुनिया को फतेह करने का प्रयास किया था। वह भी कहता था कि मैं भी सिकंदर बनूंगा, लेकिन मैंने कहीं बताया था कि उसके सिकंदर बनने को हमारे लोगों ने किस प्रकार साकार कर दिया। इस संकल्प वह सफल नहीं हो पाया था। इसके अतिरिक्त ये बात भी विचारणीय है कि कोई भी व्यक्ति तलवार के बल पर विश्व विजेता कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। आते हैं बाबर की ओर। बाबर कहता था कि मैं गाजी बनूंगा, और गाजी वह होता है जो काफिरों का अंत करता है, काफिरों को मारता है। इसलिए कम्युनिस्टों के दृष्टिकोण से बाबर के बारे में यह भ्रांति फैलाने का विरोध होना चाहिए कि वह उदार था और भारत के प्रति उसका बहुत समर्पण का भाव था। यदि बाबरनामा को पढ़ेंगे, उसके उदाहरणों को पढ़ेंगे, तो भारत के प्रति उसका दृष्टिकोण अपने आप स्पष्ट हो जाता है। वह इस देश को जाहिलों का देश कह करके पुकारता था। आगे चलते हैं। अहमद यादगार एक मुस्लिम राइटर है जो उसी समय का समकालीन इतिहासकार है। उसने लिखा है, चश्मदीद गवाह के रूप में लिखा है, और वह लिखता है कि उस समय हेमू का सिर अकबर ने गाजी बनने के लिए उतार दिया था। बैरम खान ने कहा था कि बादशाह सलामत, आप गाजी बन जाएंगे, यानी विधर्मी को मार करके, काफिर को मार करके आपको जन्नत हासिल होगी। इसलिए आप अपने हाथों से हेमचंद्र विक्रमादित्य का सर कलम कीजिए, और उसने ये काम किया था। यदि उसके भीतर उदारता होती, मानवता होती, तो वह ऐसा कार्य कदापि नहीं करता, लेकिन उसने किया था। यह इतिहास का प्रमाण है, और मैंने बताया कि अहमद यादगार ने लिखा है। हेमू कौन था? हेमू का नाम बिगाड़ करके बोला जाता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य नाम था, और 22 अफगान युद्धों का विजेता था। 22 अफगान युद्धों का नीचे से चला था, और चल करके एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। बाबर की कहानियां, हुमायूं की कहानियां तो पढ़ाई जाती हैं इस देश के युवाओं को, उन्होंने मिट्टी से साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन कभी अपने हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में नहीं पढ़ाया जाता कि एक साधारण से गरीब से घर से निकल करके वो बच्चा कहां से कहां पहुंचा, और कितना बड़ा संकल्प उसने लिया कि देश को फिर एकता के सूत्र में बांधूंगा, इसको स्वाधीन कराऊंगा, और यहाँ पर हिंदू राज्य स्थापित करूंगा, एक एक विदेशी को यहाँ से भगाऊंगा। इसलिए 22 अफगान युद्धों का विजेता बनने वाला हेमचंद्र विक्रमादित्य, जब हुमायूं की मृत्यु के पश्चात जैसे उसको ये सूचना मिलती है कि हुमायूं का देहांत हो गया है, तो उस समय बंगाल में था, बंगाल से दिल्ली की ओर चलता है, तो अकबर और उसके साथी हिंदुस्तान छोड़कर भाग लेते हैं, केवल ये सुनकर के कि हेमचंद्र विक्रमादित्य यहाँ के लिए चल दिया है। उस हेमचंद्र विक्रमादित्य को कितनी क्रूरता के साथ उसका अंत किया गया, ये इतिहास का एक काला अध्याय है, और वह काला अध्याय अकबर के नाम समर्पित है। उसको पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। फिर इतिहास के द्वारा अपने महापुरुषों के साथ किए गए अन्यायों की समीक्षा करने का प्रयास हमको करना चाहिए। हेमचंद्र विक्रमादित्य के पिता को भी उस समय बहुत क्रूरता के साथ मार दिया गया था। 80 साल के उस वृद्ध को
अकबर के सामने पेश किया गया। उससे कहा गया कि आप इस्लाम स्वीकार कर लो। उसने कहा कि 80 वर्ष की अवस्था हो चुकी है, अभी तक तो कोई ऐसा काम किया नहीं, आज भी नहीं करूंगा, परिणाम चाहे जो हो। और इसी बात के सुनने के पश्चात उनका क्रूरता के साथ अंत कर दिया गया था। हिंदुओं के सिरों की मीनार बनाने वाला अकबर कैसे महान हो सकता है? उसकी महानता की पोल खोलने वाले कुछ तथ्यों पर विचार करते हैं। अकबर ने 2 सितंबर 1573 को अहमदाबाद में 2000 हिंदुओं के सिर काटकर उनकी मीनार बनवा दी थी। ये मजहबी तो सिखाता है आपस में बैर रखना पुस्तक मैंने लिखी थी और प्रमाणिक आधार पर इसकी पूरी जानकारी इसमें दी गई है। जिन लोगों को इस देश की सांप्रदायिक एकता का सर्वधर्म समभाव बनाए रखने के अलंबरदारों के रूप में स्थापित किया गया है, उनमें से अकबर भी एक है। और उस अकबर के द्वारा कौन कौन से पाप, कौन कौन से अत्याचार हिंदुओं पर किए गए थे, इसकी प्रमाणिक जानकारी इसमें दी गई है। तो ये मैं बता रहा हूं कि उसने 1573 में यह अपराध किया था। 3 सितंबर 1575 को बंगाल विजय के दौरान 8 मीनारें, यानी कि 2000 से 1 मीनार बनी थी, इस बार तो 8 मीनारें बनवा दी थी। और उन 8 मीनारों को बनवाने में कितने हिंदुओं के सिरों को इकट्ठा किया गया होगा, यह आप अनुमान लगा सकते हैं। अकबरनामा ही इस बात की गवाही देता है, साक्षी देता है। चित्तौड़ विजय के समय 1567 में, जिस समय महाराणा उदय सिंह को परास्त किया गया था, 8000 हिंदू राजपूतों को गिरफ्तार किया गया और बाद में उनका निर्ममता के साथ कत्ल कर दिया गया, उनकी हत्याएं कर दी गईं। प्रातः काल से इतने से ही बात नहीं बनी थी। इसके पश्चात पूरी चित्तौड़ को खत्म करने की राजाज्ञा, शासनादेश, फरमान, शाही फरमान जिसको बोलते थे, वो अकबर की ओर से दिया जाता है। सुबह से शाम तक वहां पर कत्लेआम होता है और कत्लेआम में 40,000 लोगों का अंत कर दिया जाता है, नरसंहार कर दिया जाता है। इतिहासकार लिखता है कि इनमें 3000 बच्चे और वृद्ध भी सम्मिलित थे। और कोई इतिहासकार आज का कोई हिंदूवादी लेखक नहीं था, लिखने वाला भी मुस्लिम था, अकबर का दरबारी था, अबुल फजल उसका नाम था। उसने इस बात को लिखा और उसने ये बताया कि उस समय 40,000 हिंदुओं को मार दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, 8,000 वो अलग थे। यानी कि सीधे सीधे 48,000 की साक्षी तो ये मिलती है, और युद्ध के मैदान में जो पाप हुए थे, अत्याचार हुए थे, लोग मारे गए थे, वो अलग थे। इसलिए मैं ये कहा करता हूं कि इस देश की स्वाधीनता के लिए 7.5 लाख लोगों ने बलिदान नहीं दिए हैं, बल्कि 7.5 करोड़ भी कह दिए जाएं तो भी कोई अतिशयोक्ति न होगी। तो कि देश की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिए। 38 राजपूत कन्याओं से इस नीच पापी ने जबरन विवाह किए थे। यहाँ पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि औरत शब्द हम बहुत प्रयोग करते हैं, अपने आप भी कह देते हैं किसकी औरत है। औरत उसको कहते हैं जो रखेल से भी बुरी स्थिति में होती है, जिसको जबरन उठा करके ले आया जाता है। और जो इनके यहाँ पर 4 विवाह होते हैं, उससे अधिक जो रखी जाती हैं वो औरतें होती हैं। यानी उनका विवाह भी नहीं हुआ है, निकाह भी नहीं है, लेकिन रखी जा रही हैं और रखेल से भी बुरी स्थिति उनकी हो जाती है, तो उनको ये औरत कहते हैं। इसलिए हमको औरत शब्द का प्रयोग किसी भी नारी शक्ति के लिए, मातृशक्ति के लिए नहीं करना चाहिए। 12 अकबर ने स्वयं रखी थी, 17 सलीम को दे दी थी, 6 दानियाल को दे दी थी, 2 मुराद को दे दी थी, 1 खुसरो को दे दी थी। ऐसे व्यक्ति को भी हमारे यहाँ पर उदारता का प्रतीक कहा जाता है। हमारे यहाँ पर राजा के लिए मैंने मनु और भारत की राज्य व्यवस्था ये पुस्तक लिखी है। इसमें राजा के गुणों पर चिंतन करते हुए बताया गया है कि राजा के भीतर 36 प्रकार के गुण की चर्चा की गई है।
उनमें से एक गुण भी ऐसा नहीं था जो अकबर के भीतर मिलता हो। आगे आते हैं आरसी मजूमदार, दी मुगल एम्पायर खंड 7 में वह लिखते हैं कि 1564 में अकबर ने दुर्गावती को पाने के लिए उस पर आक्रमण किया, लेकिन रानी ने उसके हाथों में निपट करके अपनी कटार से अपने आप ही अपना अंत कर लिया था। इससे पता चलता है कि वह कितना कामासक्त था। मीना बाजार लगवाने वाला, जिनमें से खूबसूरत हिंदू महिलाओं को उठवाना उसके शौक में सम्मिलित हो गया था। इन सब चीजों का भी आकलन करना चाहिए, और क्या वह वास्तव में एक राजा के दृष्टिकोण से राजा कहे जाने योग्य है, ये भी विचार करना चाहिए। जर जोरू जमीन पर दुनिया लड़ती आई है, ये कह करके बातों को हल्का कर दिया जाता है। ये भी इतिहास का एक ऐसा भ्रांतिजनक तथ्य है जिससे हिंदू को उदार बना करके दिखाया जाता है और कह देता है, हिंदू मान लेता है कि हाँ ये तो बात सही है, जर जोरू जमीन पर तो दुनिया मरती आई। किसी की जोरू को छीनो, किसी की पत्नी को छीनो, किसी की बेटी को छीनो, किसी की माँ को छीनो, ये तो चलता रहता है। जैसा एक नेता ने कह दिया था कि लड़के हैं गलती कर ही देते हैं। ये इतिहास का भूत बन गया हमारे लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में तो ऐसे नीच कर्म करने वालों के विरुद्ध लड़ा जाता है। इसलिए अपने उस दृष्टिकोण पर विचार करना चाहिए, उसी को स्थापित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं धर्मांतरण हो गया, वो धर्मांतरण की परिभाषा को भी हमें शुद्ध करना चाहिए। वो धर्मांतरण नहीं है, बल्कि धर्म का विनाश किया जा रहा है। सांप्रदायिक दंगों में भी हिंदू और मुस्लिम को अकबर के जमाने से ही बराबर का दोषी ठहराए जाने की परंपरा रही। अंग्रेजों के जमाने में भी वही परंपरा रही, और दुर्भाग्य से जब देश आजाद हुआ तो भी यही परंपरा रही। जबकि जो लोग, एक संप्रदाय विशेष के लोग हिंदू गलियारों में जाकर के बहन बेटियों पर फब्ती कसते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, और उनका जब विरोध किया जाता है तब दंगे भड़कते हैं, तो मूल पर न जाकर के दोनों को बराबर कर दिया जाता है। चोर और साहा दोनों बराबर, ये न्याय है आज का। ये न्याय नहीं हो सकता, ये अन्याय है। सत्य को असत्य के साथ मिला दिया जाता है। मैं एक बात और कहकर के समाप्ति की तरफ चल रहा हूं। लाला ये जगत नारायण थे और नेहरू के साले लगते थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी पर केस चल रहा था, काकोरी कांड। उसमें ये हमारे क्रांतिकारियों के विरोध में वकालत कर रहे थे। जब हमारे क्रांतिकारियों को न्यायालय में पेश कर दिया जाता है तो वहां पर जगत नारायण मुल्ला भी कहते थे उनको, जगत नारायण मुल्ला न्यायालय से स्वयं कहते हैं कि मुलाजिम हाजिर हो चुके हैं। तो मुलाजिम कहते हैं सरकारी कर्मचारी के लिए, और जो अभियुक्त होता है उसको कहते हैं मुलजिम। तो वो मुलजिम ना कह करके मुलाजिम कह रहे थे। इस पर क्रांतिकारी बिस्मिल ने उनको तुरंत रोक दिया। मुलाजिम कहना हमारा अपमान है, क्योंकि हम सरकारी नौकर नहीं हैं और इनके गुलाम कभी नहीं हो सकते मुलाजिम होकर के। इसलिए रुकिए लाला, उन्होंने कहा था, मुलाजिम हमको न कहिए बड़ा अफसोस होता है, मुलाजिम हमको न कहिए बड़ा अफसोस होता है कि अदालत के अदब से हम यहाँ तशरीफ लाए हैं। बदल देते हैं हम मौजे हवादिस को अपनी जरूरत से, हवाओं के रुख को अपनी जरूरत से बदल देते हैं हम ही। बदल देते हैं हम मौजे हवादिस को अपनी जरूरत से, कि तूफानों में अक्सर हमने चराग जलाए हैं। इस तरीके से लताड़ा था उसको। और वही लोग देश की स्वाधीनता के पश्चात देश की सरकारों में मुखिया बन करके बैठे, जिन्होंने उस समय हमारे क्रांतिकारियों के साथ में ऐसा कार्य किया था। आज इन सब चीज़ों की समीक्षा का समय है, परीक्षण का समय है, आत्मनिरीक्षण का समय है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी। आपका आज 5वां दिन है। 5 दिन से अंतर्राष्ट्रीय युवाहार कार्यक्रम में आपका उद्बोधन, और इसके बाद भी हमारे भाई बहन लगातार सुनने को इच्छा होती है और डटे रहते हैं। ये भी बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम आपके द्वारा, चूँकि हर राष्ट्रवादी, हर व्यक्ति, हर माताएँ-बहनें, बच्चे जिनको राष्ट्र की इतिहास के बारे में नहीं बताया गया है, और नई जो जनरेशन है, उनको उठने से, बैठने से, बोलने, चालने और नई भाषा से अवगत कराया गया है। बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि कैसे जन्मदिन मनाना है हमें, कैसे हमें किनसे बात करना है, कितना हमें जागरूक रहना है, और वो बातों में आ जाते हैं और कहीं न कहीं उसके शिकार हो रहे हैं हमारे युवा छात्र। और अब उनको हमें संगति करना देना है, उनको प्रेरणा देना है। जहाँ भी हम सब जाते हैं, अब हम स्कूलों में जाते हैं, बच्चों के बीच में जाते हैं और 5-10 मिनट अपने इतिहास की बात करते हैं, अपने संस्कार की बात करते हैं। और हमने अपनी भारतीय शिक्षा और संस्कृति और सभ्यता की अगर बात की, पहनावे की बात की, व्यवहार की बात की, सतर्क रहने की बात की, तो वो समझ जाएँगे बच्चे कि हमें किनसे सतर्क रहना है। तो यह सतर्कता आज हमारे बीच में लगातार 5वें दिन जो आदरणीय डॉक्टर राकेश जी ने कहा है, मैं चलता हूँ पहले हरिद्वार, इसके बाद हम सबके कमेंट लेंगे। आदरणीय पवन कुमार जी से मैं चाहूँगा कि आप हम सबको दिशा दें। ओम। जी नमस्कार, धन्यवाद आज के मुख्य वक्ता राकेश आर्य जी। और इसी अवसर पर मैं आज रमेश चंद मेहरा जी, जो कि आज के योग शिक्षक हमारे रहे, और उनके साथ ही रंजना जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शुभकामनाओं का जो सत्र है हमारा अलग से हम करेंगे। और लेकिन आज जो बात राकेश जी ने बताई है, मैंने भी कल जो बातें कही थी उसी क्रम पर मैंने और जब ढूंढना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि कल मैंने रानी कर्णावती के बारे में बताया था, जो गढ़वाल की रानी थी और उत्तराखंड से ही थी। आज मैं उसी हरिद्वार के आसपास एक और नारी शक्ति जिनका नाम है राम प्यारी गुर्जर, जिसने 40,000 महिलाओं को संगठित करके हरिद्वार के क्षेत्र को, मेरठ के क्षेत्र को, तिमूर की जो सेना वापस जा रही थी उसमें गुरिल्ला वॉरफेयर करके उसको न केवल हराया, उससे छीना झपटी की, उसको कम किया, उसकी ताकत को कम किया। और वहां पर उस लड़ाई में उसको एक ऐसा घाव मिला जिसके वो कभी नहीं उबर पाया, और उसकी मौत उसके बाद 7 साल के बाद उसकी हो गई। तो ऐसे राम प्यारी गुजर, जो कि सहारनपुर से रहने वाली थी, और उन्होंने 1398 में उन्होंने हरिद्वार में और मेरठ में इसके साथ लड़ाई करके छद्म युद्ध किया, गुरिल्ला वॉरफेयर की, और उसने इसको हराया। और एक तैमूर से पहले बड़ी ताकत में था, उसने करीब 1 लाख हिंदुओं को बंदी बना रखा था और उसको अपने साथ ले जा रहा था। और ये कहानी भी जो इसके बारे में किया गया है, उसने उनको 1 लाख लोगों को जो कुछ बात हुई और उनको सबको फिर मार दिया। और उसके बाद उसने आगे चलते हुए आगे किया। उसने अब रास्ता जो था, उन्होंने अपना लौटने का रास्ता वाया मेरठ और वाया हरिद्वार, वापस वो अफगानिस्तान या जहां से भी आया। आवाज मुझे नहीं आ रही, आप लोगों को आ रही है क्या सर? नहीं, म्यूट सॉरी ये म्यूट हो गया था। हाँ, तो ये जब ये वापस लौट रहा था और इसको ये मेरठ सहारनपुर के रास्ते वापस जाना था, तो यहाँ की जो आबादी थी उनको मालूम हो गया था उसने क्या क्या काम किया है। और एक महापंचायत 1398 में आयोजित की गई, और उसमें यह तय किया गया, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है और हम उतने ट्रेंड नहीं हैं, उतनी ज़्यादा हमारी अभी ताकत नहीं है, तो हम गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे। और साथ ही यह भी निर्णय हुआ कि जो महिलाएं हैं वो भी वहां पर तैयार होंगे। तो 40,000 महिलाओं ने अपना योगदान करते हुए इस जो सेना थी, पुरुष की सेना होती है, पुरुष ही सेना में जाते हैं, लेकिन महिलाएं भी उसमें साथ जुड़ी
उन्होंने उनके लिए जब खाना बनाने का काम है तो उन्होंने किया, हथियार पहुंचाने का काम है उन्होंने किया। इसके साथ ही उन्होंने जो है बाकी भी सूचना पहुंचाने का भी काम किया। और रामप्यारी गुर्जर को महिला विंग का कमांडर बनाया गया, जो कि उसमें केवल वो 20 वर्ष की थी। और उसने अपने जो है सबको ट्रेनिंग कराई, उनको प्रशिक्षण दिया। और उसके बाद जो है 80,000 पुरुष और 40,000 महिलाएं, ये उस समय उनके जनरल थे महाबली जोगराज सिंह गुर्जर। उनकी महापंचायत में ये हुआ कि हमने जो भगवत गीता को, श्री कृष्ण का जो पाठ पढ़ाया है, उससे जो है हम उसको नहीं भूलें। और उसके लिए जो है हमारा जो रास्ता है मोक्ष का, इसी से खुलेगा कि हम जो है उसको पाएंगे कि अगर हम अपने प्राणों की आहुति देंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा। और इसके लिए मैं इसमें इन्होंने लिखा है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक के नहीं हटूंगा और मैं इसको अपनी भूमि को सुरक्षित करूंगा। और जो है हम इनको अपने देश से बाहर फेंक दें। तो इस तरह का जब आह्वान किया गया तो इस प्रकार से फिर रामप्यारी गुर्जर इसमें शामिल हो गई और इन्होंने इनके साथ यहाँ पर लड़ाई की और इनको सरप्राइज अटैक किए। और रात को इनके साथ अटैक किया गया, दिल्ली में इनको अटैक किया गया, दिल्ली तक पहुंचे। इनको जो इनके जो सोल्जर थे, इनके जो सैनिक थे, उनको काट करके यमुना में डाला गया। और फिर इसी दौरान यह भी तैयारी की गई कि जिस रास्ते से तैमूर की सेना जाएगी उन सभी गांवों को, क्षेत्रों को खाली करा दिया जाए और अपना बहुमूल्य सामान, जो भी सामान है, उसको लेकर के वो दूसरी जगह पर चले जाएं। तो इस तरह की तैयारी करते हुए जब ये सेना इसकी आगे बढ़ रही थी तैमूर की, तो इनको हाथ तो कुछ लगा नहीं, इनके पीछे अटैक होते रहे। इनके जो खाने की रसद की जो सप्लाई थी उस पर छिप करके हमला किया गया और उसको लूट लिया गया। इसका फलस्वरूप क्या हुआ कि आपकी जब रसद जो है वो आपसे छीन ली जाती है और वो खाने को नहीं मिलेगा तो आप वैसे ही कमजोर होंगे। और इस तरह से इन्होंने रामप्यारी गुर्जर ने और इनके साथ मिलकर के, पुरुषों के साथ मिलकर के लड़ाई में वो किया। और उसी लड़ाई में जो हरिद्वार में जो हुई उसमें 22 साल के हरवीर सिंह गुर्जर ने एक तैमूर को एक छाती में एक भाले से प्रहार किया और वो प्रहार से फिर तैमूर कभी नहीं उभर पाया और उसके जो है उसकी समाप्ति हो गई। हाँ, इसमें यह भी कहा जाता है कि जब तैमूर भारत में आया था तो उसकी सेना में करीब 1.5 लाख लोग थे। जब वो वापस जा रहा था तो कुछ ही हजार वापस उसके पास पहुंच पाए जहां से वो आया था। और इस तरह से ये जो एक और जो जानकारी, एक और जो लड़ाई में जो एक इनका योगदान रहा रामप्यारी गुर्जर का और ये गुर्जर समाज का, और ये हमारे आसपास ही हरिद्वार और सहारनपुर, मेरठ, इस क्षेत्र में 1338 में 1400 के आसपास जो लड़ाई हुई उसका एक वर्णन किया गया है। रानी कर्णावती के बारे में मैंने आपको कल बताया गया था। तो ये कम से कम 2 महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने इस क्षेत्र में यहाँ पर किया, जिसका डॉक्यूमेंटेड है और जिसके बारे में लिखा गया है। हो सकता है कि और भी इस पर लिखा हो, तो लेकिन हमें अभी जानकारी नहीं है। जब इसके बारे में और जानकारी मिलेगी तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारी जो इतिहास है, इतिहासकारों ने, जो भारतीय इतिहासकारों ने, वामपंथी इतिहासकारों ने ये सब छुपाने का प्रयास किया है। लेकिन जो अंग्रेजी साहित्यकार थे और जो मुस्लिम साहित्यकार थे, मुस्लिम साहित्यकारों ने तो विशेष रूप से बड़े गर्व से अपनी बातें लिखी कि इन्होंने क्या किया, कैसे उन्होंने ये टावर बना दिए, इसको करते हुए क्या क्या उन्होंने काम किए। तो उसके बारे में उन्होंने गर्व से लिखा है। हमारे हिंदू साहित्यकार कुछ ऐसे रहे वामपंथी जिन्होंने इस चीज को छुपाया। उसके कारक क्या रहे, मैं कई बार सोचता हूँ कि ऐसा उनको करने की क्या आवश्यकता पड़ी। क्या उसके लिए उनको धन मिल रहा था, क्या उनको नाम मिल रहा था, क्या वो ऐसा करके क्या वो अपने आप को कुछ दूसरा दिखाना चाहते थे, क्या वो जयचंदों की इसी श्रेणी में, वो किस तरह के हमारे पास जयचंद रहे, इसके ऊपर भी हमें शायद कभी चर्चा करनी चाहिए और समझना चाहिए कि इसका जो
कारण है वो क्या कारण है, क्योंकि जब अंदर से ही किले के दरवाजे खुलते हैं तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। बाहर से तो हम उसको, बाहर वाले को तो हम देख पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, लेकिन अंदर से ही जब गड़बड़ी होती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको क्या पहचान करनी चाहिए, कैसे उसकी पहचान होगी, इस विषय पर बातचीत हो तो अच्छा रहेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात रखी और जो 20 वर्ष उम्र की वीरांगना राम प्यारी गुर्जर सहारनपुर का जो इतिहास आपने बताया, इससे हम सबको और ज़्यादा प्रेरणा मिली। और मुझे लगता है कि हमारे जो बेटियां हैं, जो किशोरियां हैं, जो जिनके उम्र में जिनको किसी पड़ाव पे वो जा सकती हैं, उस उम्र में उनको और राम प्यारी गुर्जर जी का अगर इतिहास आएगा तो निश्चित उनको मार्गदर्शन मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि हम सब जैसा मैंने एक आज प्रस्ताव रखा है कि हफ्ते में एक दिन हम वीर योद्धाओं के इतिहास को जानें और समझें और उनके ऊपर पूरा उनका याद कर लें, पूरा इतिहास, और याद करके और हम आपस में जहाँ भी जैसा मौका लगे वहाँ पे चर्चा करें। और मैं सदन से निवेदन करता हूँ कि अपने सवाल करने का कष्ट करें, अपना हैंड रीच करें। ओ किसी का हैंड रीच हो। और जी, आदरणीय बने सिंह आर जी, आप सादर आमंत्रित हैं। जी, प्रणाम महानुभाव को। हमारे जो मुख्य अतिथि जो दे रहे सेशन 4-5 दिन से लगातार, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आर्य शब्द के बारे में सदन को बहुत कम जानकारी है। आर्य क्या होते हैं, आर्य के शब्द क्या होते हैं, उनके बारे में आप प्रकाश डालें थोड़ा सा। जी म्यूट हैं आप, आदरणीय राकेश जी म्यूट हैं। डॉक्टर साहब जी, बहुत सुंदर सवाल आपने किया है, आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। वास्तव में आर्य शब्द हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन के मौलिक चिंतन को प्रकट करता है। ऋगतौ धातु से इसकी उत्पत्ति होती है। ये व्याकरण का शब्द है, ये नैसर्गिक शब्द है, नेचुरल शब्द है। यही हम सबकी एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, संबोधन है। ऋगतौ धातु से ज्ञान, गति, गमन की परंपरा को ये प्रकट करता है। चलते रहना है, रुकना नहीं है। चरई व्यती ये उसकी ओर संकेत करता है जो प्रक्रिया पूर्णता की ओर ले जाती है। यानी कि जहां से जन्म हुआ और मोक्ष तक के लिए तैयारी करने का, इस लोक को और परलोक को दोनों को सुधारने की एक प्रक्रिया का नाम आर्यत्व है। और जो उस पर चलता है, उसको पाने का प्रयास करता है, वो आर्य है। और ये केवल और केवल सनातन को मानने वाला, वैदिक संस्कृति को मानने वाला ही कोई हो सकता है। अच्छे विचार दूसरी जगह भी हो सकते हैं, उनको भी आप उस अनुपात में आर्य कह सकते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो। जहाँ पर अच्छाई है, सच्चाई है और जहाँ पर मानवता है, वहाँ पर उस दृष्टिकोण से उस सीमा तक आप उनको भी कह सकते हैं। लेकिन पूर्णत्व में इसको प्राप्त करना है, पूर्णत्व में इसको कहीं देखना है, तो वह केवल वैदिक संस्कृति में ही देखा जा सकता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। अब मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और आज के मुख्य वक्ता जी संवाद करें। जी जी, आदरणीय सादर धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं आदरणीय आर्य सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और योगाहार के इतिहास में भी ये बात रेखांकित हो गई है कि इतिहास पर, हमारे राष्ट्र गौरव पर लगातार 5 दिवस से ये वार्ता चल रही है, जो निरंतर आगे बढ़ेगी समय समय पर। और जैसे आदरणीय सर ने कहा है कि सप्ताह में एक दिन ये कार्य आगे बढ़ेगा। और इसी क्रम में आदरणीय पवन सर ने भी कल जो कर्णावती वीरांगना के बारे में और साथ में राम प्यारी गुर्जर के बारे में बताया। इसी क्रम में दुर्गावती और पद्मिनी भी इस
उत्तराखंड भूभाग और इस भारत भूमि की शक्तिशाली नारियां रही हैं और इनकी मंदिर भी यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिले हैं। जब मैंने शुरुआती दौर में देखा कि ये तो पद्मिनी का मंदिर है, तो मैंने कहा कि कौन सी देवी ऐसी है जो कि हमारे पुराणों में इनका व्याख्यान किया गया। तब पता चला कि जो पद्मिनी है, जो दुर्गावती है, ये हमारी वीरांगनाएं हैं और हमारे गांव में उनकी पूजा होती है। हाँ, ये बात बहुत ही पीड़ादायक भी है और सत्य भी है कि जयचंद जितने पहले हुए वो हुई, लेकिन आज जयचंदों की खेती की जा रही। जयचंदों की खेती मैंने इस भाव से भी देखा कि पिछले दिनों में संसदीय प्रक्रिया में भाषणों को सुन रहा था और एक पक्ष के लोग उसी पक्ष के लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे थे और उसी पक्ष के लोग ये कह रहे थे कि ये जो आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। और इस भ्रम जाल में कोई पूछे, कोई न पूछे, कोई बांटे, ये जो दर्पण है ये संभवतः पहले भी हुआ है और इन आताताइयों ने हमें बांटने का कार्य किया है और इस बांटने के इस जघन्य अपराध को पाटने के लिए निश्चित ही आर्यों की भूमिका और इस भूभाग को इस अखंड भारत को बनाए रखने के लिए आर्यों की जो भूमिका रही है वो महत्वपूर्ण रही है। लेकिन आदरणीय, जब हम आपके श्रीमुख से भारत की गौरव गाथा समझते हैं, सुनते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन हमारी जो आगे की पीढ़ी है, जो बच्चे खड़े हैं और जिन्होंने इतिहास हमारे इस गर्व के बारे में नहीं समझा, तो उनको तथ्यों की भी ज़रूरत है, उनको सत्यों की भी ज़रूरत है और उनको कथ्यों की भी ज़रूरत है, तो ताकि उनकी समझ में ये बैठे कि हमारा जो भारत है कितना गौरवशाली इतिहास है हमारा और उनको नित्य निरंतर इन गौरवशाली पुष्पों की, बीजों की अगर बारिश की जाए, तभी ये लोग समुचित रूप से आगे बढ़ेंगे और स्वयं पर गर्व करेंगे। अभी तो सब लोग, अधिकतर लोग, अधिसंख्य लोग कह सकते हैं, अफरा-तफरी में हैं। तो निश्चित ही जो आपकी वार्ता हुई है और जो समूचे जो तथ्य कहे हैं, सत्य कहे हैं, कथ्य कहे हैं और इतिहास की जो स्वर्णिम गाथाएँ आपने कही हैं, ये हमें स्वर्णमयी भविष्य बनाने के लिए सिद्ध होंगे। धन्यवाद, प्रणाम, ओम। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी श्यामपाल जी। आपने जो उत्तराखंड की और वीरांगनाओं का आपने जो नाम लिया है, हम चाहेंगे कि अब राज्यवार अपने वीरांगनाओं का, वीर योद्धाओं का इतिहास भी हम निश्चित ध्यान करेंगे और इसी क्रम में आदरणीय डॉक्टर RL रावत जी बालाघाट से, मध्य प्रदेश से हैं। मैं चाहूँगा कि वो आएँ और संवाद करने का कष्ट करें। जी आदरणीय, सभी को सादर नमन, प्रणाम। निश्चित रूप से जितनी प्रशंसा की जाए आपके प्रयास की, हमारे मुख्य अतिथि के प्रयासों की, वो कम है और कहीं ना कहीं हमें अपनी संस्कृति को और नए के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है कि ये आगे जाए। आदरणीय से एक जैसे वो एक दूरदर्शन पे भारत एक खोज चला था, क्या ऐसा एक सीरियल बनाने की आवश्यकता है? एक मन में प्रश्न आया तो मैंने बोला तुरंत निकाल दूं, क्योंकि उसने बहुत जो हम एक्सटेंशन भी काम करते हैं, कृषि में प्रसार का काम करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, तो एक्सटेंशन में ये कहा जाता है कि जो सीइंग इज बिलीविंग, तो जो दिखता है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है जब हम बोलते हैं, जो सुनते हैं उसकी तुलना में जो दिखता है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है, ज़्यादा अंदर तक जाता है। तो निश्चित रूप से मैं अनुरोध करना चाहूँगा इस पर अपना मत बताने का कष्ट करें। जी ओम। जी, आपका सुझाव भी है और आपका
प्रसन्न भी है, दोनों में गंभीरता है। देखिए, मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा आपको, आर्य संदेश चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे और रात्रि 9 बजे रविवार को छोड़कर इतिहास पर मेरी श्रृंखला चल रही है। आप उससे जुड़ करके उसको देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ तक उस प्रकार के सीरियलों की आवश्यकता है तो बनने चाहिए, मैं भी आपसे सहमत हूँ, लेकिन उसके लिए उसी प्रकार के आर्थिक संसाधनों की भी आवश्यकता है। ईश्वर चाहेंगे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, बढ़ भी रहे हैं, काम भी हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें भी आएंगी भविष्य में। अपनी योजनाओं में हमको इनको सम्मिलित करके रखना चाहिए और इनको मान करके चलना चाहिए कि वास्तव में ये सब चीज़ें आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं और इस पर आगे भी कार्य करने के लिए तत्पर भी हूं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आदरणीय RL रावत जी के महत्वपूर्ण सवाल का और सुझाव का जवाब और उस पर संवाद आदरणीय डॉक्टर राकेश आर जी ने किया। अब मैं ML गौर साहब को सादर आमंत्रित करता हूं। पतंजलि किसान सेवा समिति जिला प्रभारी नर्मदापुरम से हैं, मध्य प्रदेश से। सादर आमंत्रित। जी, ओम सदन को सादर प्रणाम। और परम आदरणीय राकेश जी को जो विगत 5 दिन से हमें हमारी जो विरासत है, हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो सच्चाई है उसके बारे में हमें दे रहे हैं, तो सर से प्रश्न तो पूछा नहीं जा सकता और सुझाव भी नहीं दे सकते क्योंकि दीपक को सूरज दिखाना है। और पर मेरा प्रश्न का उत्तर अभी आदरणीय रावत जी ने ही जैसे पूछ लिया, तो मेरा प्रिंट मीडिया से था। जैसे सर ने तो एक सीरियल की बात कही, वो तो बहुत अच्छी बात है, पर जैसे अन्य पत्रिकाओं में संपादकीयों में एक ना एक कोई आप टीवी बंद कर दें, आप अपनी टीवी बंद कर लें प्लीज जी। तो जैसे प्रिंट मीडिया में हर पत्रिकाओं का एक लेख जैसे छपता है या संपादकीय रहती है कि भारत की गौरव गाथा या इतिहास के झरोखे से या इतिहास की व्यथा, जो भी एक उचित टाइटल हो, अगर हमें कुछ पत्रों के माध्यम से, आप तो जो संपादक हैं ही जिसके पत्र के, उसका सर्कुलेशन सब जगह नहीं है शायद, तो जिस एरिया में जो पत्र है, जैसे हमारे इधर दैनिक भास्कर पत्रिका वगैरह है, इस टाइप का अगर लेख आपका एक आए तो जिससे हमारे को शायद ये संदेश मिल। म्यूट हो गए हैं आप। ओ सॉरी, मैं पुनः बताना चाहूँगा कि आदरणीय जैसे रावत जी ने अभी एक प्रश्न जो किया था कि भारत की एक खोज एक सीरियल बने, वही उसी पे मेरा एक सुझाव या प्रश्न था कि क्यों ना आदरणीय राकेश सर पत्र संपादकीय के माध्यम से जो दूसरे पत्र हैं जहाँ सर्कुलेशन होता है उसके माध्यम से एक जैसे कुछ ना कुछ एक टाइटल चलते रहता है कि ऐसा हम इतिहास की गाथा, भारत की एक इतिहास के झरोखे से, इस टाइप का कोई टाइटल के माध्यम से अगर ये सब चीजें हमारी इतिहास की अगर प्रकाशित हों और उस एरिया में प्रकाशित हों जहाँ पे जो पत्र ज्यादा चलते हों, जैसे दैनिक भास्कर या पत्रिका हमारे इस मध्य प्रदेश के इस एरिया में चलता है, तो इससे भी लोगों को जागरूकता आएगी। जैसे आज ही एक गुलाब कोठारी जी का पत्रिका में दुनिया की व्यथा के बारे में उन्होंने लिखा है, तो ऐसा ही अगर हो तो कैसा रहेगा? जो जी आदरणीय डॉक्टर साहब अनम्यूट कर लें आप। जी, मैं आपसे सहमत हूं। इस प्रकार का प्रयास होना चाहिए। हमारा समाचार पत्र उगता भारत 2010 से निरंतर इस पर सीरियल में छाप रहा है। प्रवक्ता.com जो एक वेबसाइट है उस पर भी मेरे ये लेख पड़े हुए हैं। उगता भारत समाचार पत्र की जो अपनी वेबसाइट है उगता भारत के नाम से ही, उस पर भी आपको ये लेख मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक अभी पुस्तक अक्षय प्रकाशन दिल्ली से तैयार होकर के आ रही है,
जिसमें हमने भारत के शौर्य की गाथा मुगल काल के भूले बिसरे योद्धा नाम से इसका नाम दिया है, वह भी आ रही है। और इस पर 6 खंडों में हमने भारत का 1235 वर्षीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास लिखा, जिसे भारत सरकार ने भी सम्मानित किया और उसको 2017 में विशेष पुस्तकों में सम्मिलित कर उसका सम्मान किया गया। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि चीज़ें हो तो रही हैं, लेकिन मैं ये आपसे सहमत हूँ, मानता हूँ उतना प्रचार प्रसार अभी अपेक्षित नहीं है। उसके लिए हम सब मिलकर के कोई नई रणनीति बना सकते हैं, नई योजना बना सकते हैं। और ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के संवाद में संभव नहीं है, कभी बैठेंगे तो उस पर विचार करेंगे। आदरणीय धर्मेंद्र जी इस पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। जी 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 सीधा सवाल करें आदरणीय अनिल कुमार नरूला जी। नरूला जी अनम्यूट बोलिए, करिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आदरणीय अनिल कुमार नरूला जी। आ रही है सर, आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ अपने परिचय के साथ सादर आमंत्रित हैं। आवाज आ रही है सर मेरी? आ गई सर, जी आ रही है। आ रही है। अनम्यूट करिए सर, अभी आपने अनम्यूट, अब कब वो म्यूट होगा? अभी जी अब आ रही है। अब मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट हो गया? अनम्यूट तो आपकी तरफ से होना है, मेरी तरफ से? आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बात रखिएगा जी। स्वागत। अभी बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है धर्म के बारे में, विज्ञान के बारे में, सभी ज्ञान के बारे में। तो अभी आप जैसे परिचय के बारे में कहते, डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी ने भी मेरे बारे में कुछ बताया था। मैं अभी यहीं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरा नाम अनिल कुमार नरूला है और मैं स्टेट बैंक से रिटायर्ड हूँ और घर पर ही रहता हूँ। और बाकी जो अभी बात हो रही थी एक सीरियल की कि भारत एक खोज, इसी प्रकार का एक सीरियल जैसे कि आप लोग चाह रहे हैं, एक डीडी नेशनल पर प्रति रविवार को 9 से 10 बजे तक एक सीरियल आता है स्वराज। तो उसमें बिल्कुल वही चीज़ें हैं, जितने भी ये हमारे भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के से जितने भी लोग जुड़े हुए थे, जितनी भी महान विभूतियाँ थी, जो भी क्रांतिकारी थे, प्रतिदिन प्रति रविवार को एक क्रांतिकारी के बारे में बताया जाता है। तो अगर आप चाहें तो उसको एक बार देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यही मैं बताना चाह रहा था। बहुत सुंदर आदरणीय अनिल कुमार साहब, आप इस कार्यक्रम में जुड़ते रहिए, मार्गदर्शन देते रहिएगा और आपको भी किसी दिन सुनेंगे हम आपका पूरा वक्तव्य। और आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने हैंड रेज किया था, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। हाँ जी, मैं संक्षेप में ये कहना चाह रहा था कि आदरणीय हमारे जो इतिहासविद हैं उन्होंने निश्चित ही इस संग्रह को आगे बढ़ाया है और हम सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं और अधिसंख्यक जो अधिकाधिक रूप लोग उनके कोर्स को और ऐतिहासिक तथ्यों को अगर प्रसारित करें और योजनाबद्ध तरीके से प्रसारित करें तो संभवतः ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी भी ये सूचनाएं, ये ज्ञान। और जो इस पर सीरियल बनाने वाले या फिर फिल्म बनाने वाले लोग इसके प्रति भी मेरे ख्याल से मोह रखेंगे, ऐसे मन में बात आ रही है जी। धन्यवाद, प्रणाम। सुंदर सुझाव आपका। मैं शैलेश यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना संवाद करें। शैलेश यादव जी, आवाज पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित जी। ओम प्रणाम भाई साहब। जैसे अभी अशोक जी भाई साहब ने बताया कि हमारे इतिहास को कम्युनिस्ट और एक कांग्रेस सरकार के कारण बहुत बिगाड़ दिया गया है और उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए, बच्चों को पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया है। तो विगत 11 साल से तो जो सत्ता परिवर्तन हो चुका है, तो सरकार इस ओर अब क्या कदम उठा रही है? और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जैसे हिंदुस्तान में आर्यों को भी कहा जाता है कि बाहर के आए हुए हैं, ये भी, तो हिंदुस्तान के वास्तविक और मूल निवासी कौन है, वो कृपया उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। ओम। देखिए जी, स्वामी
दयानंद जी को यदि हम पढ़ेंगे और उनके अतिरिक्त भी वैदिक संपत्ति रघुनंदन शर्मा जी ने लिखी, वेद शर्मी जी के द्वारा वैदिक संपदा लिखी गई, सत्यकेतु सिद्धांतालंकार जी के द्वारा और ऐसे अन्य अनेक इतिहासविदों के द्वारा जो लिखा गया है, यदि उसको हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि भारतवर्ष ही मानव की जन्म स्थली है, यही आर्यावर्त है, यही ब्रह्मवर्त है। कहीं कोई आर्य विदेशी नहीं था, कोई विदेश से नहीं आया, जो जन्मा है यहीं से जन्मा है, संस्कृति यहाँ से गई है, मानव संस्कृति यहाँ से प्रचारित और प्रसारित हुई है। सबसे पहले वेद आया है और वेद की संस्कृति को मानने वाले आर्य लोग थे और आर्य लोगों ने यहाँ से बाहर की तरफ प्रस्थान किया है, कोई बाहर से यहाँ नहीं आया। इसको भ्रांति को मिटाने के लिए इन ग्रंथों का अवलोकन आपको करना चाहिए और लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए, तभी हम अपनी इस प्रकार की भ्रांतियों का समाधान कर पाएंगे। जहां तक वर्तमान सरकार की बात है, वर्तमान सरकार के रहते हुए पिछले 60-70 वर्ष का जो कोड था उसको धोने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। चर्चाएं फिर यहाँ पर करनी उचित नहीं होंगी, लेकिन बहुत दिन की बीमारी है, उसको धीरे धीरे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं एक बात कह करके समाप्त करता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि एक बच्चा यदि आज जन्म लेता है तो उसको 25 वर्ष लग जाते हैं एक सही मानव बनने में, एक सही दृष्टिकोण स्थापित करने में। अभी इस सरकार को आए हुए 10-11 साल हुए हैं, 10 ही साल हुए हैं, तो 10 साल में तो अभी बालक समझो कि किशोरावस्था में भी प्रवेश नहीं कर पाया है। हमें 25 वर्ष तक निश्चित रूप से इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उसके पश्चात धीरे धीरे वो संस्कृति आएगी, वो लोग आएंगे जो इस विचारधारा से, हमारी आपकी विचारधारा से जुड़े हुए होंगे। और यदि उससे पहले ही कोई खेल नया हो गया तो फिर समझ लीजिए कि आप उतने ही पीछे भी चले जाएंगे। इसलिए सावधान रह करके काम करने की आवश्यकता है, धैर्य बना करके काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर साहब, अभी जो आपने अपना वक्तव्य दिया, अब बस सीधे चलते हैं, 2 मिनट का समय है। आदरणीय प्रणाली मराठे जी, सीधा सवाल, 2 मिनट में सिर्फ सवाल। आवाज नहीं पहुंची प्रणाली जी बहन तक। धर्मेंद्र मंदिला जी। आदरणीय मंच, हमारा सभी से एक निवेदन था कि चूंकि हमारा भाई साहब ये था निवेदन कि जो अपने क्षेत्रीय महापुरुष हैं उनके बारे में भी, जैसे क्या है, पूरी जानकारी कहीं ऐसी छुपी है, जैसे 2 महापुरुषों के नाम आदरणीय पवन जी भाई साहब ने बताए हैं। तो अपन ये चाह रहे हैं कि आप जितने लोग जुड़े हैं पूरे विभिन्न राज्यों से और संपूर्ण भारतवर्ष से, उनके यदि संज्ञान में किसी इस प्रकार के महापुरुष की जानकारी आती है तो उसको करें, ताकि उसको भी हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया अपनी निरंतर संशोधन की भी चलती रहेगी यदि कहीं कोई छूट ना जाए। और जो हमारा राष्ट्र मंदिर की जो परिकल्पना है उसमें हम लोग राज्यों बार स्थानीय से स्थानीय बिल्कुल निचले स्तर तक जाएंगे। यदि वहां पे कोई महापुरुष हैं, किसी संस्कृति इतिहास जिन्होंने पूर्वजों से जानकारी जो आती है, तो हमारा आप सभी से निवेदन था कि उसकी भी जानकारी आप लोग संकलित करें और सुझाव देते रहें। जो भाई साहब ने बताया है आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब ने, हम लोग इसके लिए बिल्कुल निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभी संविधान के अंदर नहीं है। जी आदरणीय जी बुंदेला जी, आपका सुझाव है, हम लोग इस पर बिल्कुल ध्यान देंगे। आपको बहुत बहुत शाबाश। और प्रणाली बहन जी, अंतिम सवाल आपका। मेरा सदन को सादर प्रणाम वंदन। मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ और अभी अभी बुंदेला जी बोले उसको ही साथ लेके, कितना सौभाग्य की बात है कि आज हमारे लोकमान्य तिलक जी का पुण्यतिथि दिन है। हम सब भारतीयों के लिए, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, और हमें सबको गौरवान्वित करने का आज दिन है। भारतीय शिक्षक थे लोकमान्य जी, भारतीय असंतोष के जनक थे, शिक्षक थे, गणितज्ञ थे, भगवत गीता के गाढ़े अभ्यासक थे, विधिज्ञ थे, केसरी और मराठा जैसे वृत्तपत्रों के संपादक, प्रभावी संपादक थे, खगोल शास्त्रज्ञ थे, आर्यों का मूल वस्ती स्थान संशोधन में उन्होंने बहुत बड़ा अभ्यास किया था, नाट्य संगीत कला के अभ्यासक थे और बहुत बड़े शिक्षण तज्ञ थे। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए,
अध्यापक कैसे होने चाहिए और स्कूल कैसे होने चाहिए, इन पर उनका बहुत चिंतन था और हम सब के लिए ये प्रेरणादायी है। आज का दिन खूब बहुत ही प्रेरणादायी है। इतना ही मुझे कहना था कि आज से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, नई शुरुआत, तो इतना ही मुझे कहना था। और मैंने स्कूल में शुरुआत की जी है कि बच्चों को राष्ट्रभक्तों की जी कथाएं सुनाना शुरू किया है। ओम प्रणाम। ओम। बहुत अच्छा काम कर रही हो आप आदरणीय प्रणाली मराठी बहन जी। आप स्कूल में बच्चों को संस्कार दे रही हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत शाबाश। आप बहुत वीरांगना है। और अब चलते हैं समापन की ओर। और आज हमारे 2 सदस्यों का जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं, आदरणीय बहन रंजना कुनिकर जी और आदरणीय रामेश चंद दादू जी, दोनों का जन्मदिन है। जिन भाई बहनों ने जन्मदिन की बधाई शुभकामनाएं नहीं दे पाई हैं, रंजना जी चूंकि अभी नहीं जुड़ी थी, कार्यक्रम में व्यस्त थी, पुनः मैं इसमें हमारा 3 मिनट का समय है, आप लोग बधाई एक एक करके शुभकामनाएं दे सकते हैं। आदरणीय रंजना कनिका जी, आप अपना वीडियो खोल लें। महेश्वर मेहरा जी। ओ जी ओम। एक जी ओम। हमारे इस योगाहार कार्यक्रम के स्तंभ आदरणीय दादू जी और रंजना बहन जी को उनके जन्मदिन की बहुत प्रकार की शुभकामनाएं। हम सभी की ओर से उनके स्वस्थ एवं सुखी जीवन की हम कामना करते हैं और ऐसे ही वो मार्गदर्शन करते रहें। योग। जी धन्यवाद। और भी भाई बहन दे सकते बधाई शुभकामनाएं। और मैंने निवेदन किया ओम। मैं कुमार बबल बिहार से जुगहार मंच के हम लोग के एक शुभचिंतक बहन जो प्रत्येक दिन शिक्षा को चीफ गेस्ट का चयन करती है, और हम लोग के दादू जी आज दोनों का जन्मदिन है। तो इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाई और बहनों को मैं ये शुभकामना करता हूँ कि ये अपने ज़िंदगी में तरक्की करें और ऐसे कार्यक्रम करें कि हम जुगहार मंच के एक सीख बने और उसका हम लोग अवलोकन करें। ओम। जी धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुंडेरा जी। हमारी बहन जी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहन जी का नाम ही रंजन है, तो रंजना ताई सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, तो एक विचार मंथन का जो है वो विचार मंथन करती है और ऐसे योगाहार में जुड़ी है कि रोज नए नए विचार करने वालों को, प्रेरित करने वालों को लाती है और हम सबको बिल्कुल मतलब सब भाई और बहनों को वो हमको एक नया सहारा देती है। ऐसे हमारे बहन जी को लंबी उम्र और अच्छी हेल्थ के साथ में रहे, यही शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर आदरणीय कल्पना खोटले जी। दादू और रंजना दीदी के लिए छोटा सा गीत। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम। दादू और रंजना दीदी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम। धन्यवाद जी धन्यवाद। आदरणीय प्रतिभा राजा बुंदेला जी। जी इनका वीडियो खुल जाता दोनों का तो अच्छा रहता। सभी सदन को प्रणाम। रंजना दीदी और आदरणीय भाई साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और आपको जन्मदिन आपका जो जीवन है मंगलमय हो, सुख समृद्धि से भरपूर हो और देश के लिए नए नए देश के लिए जो आप अच्छा जो नए नए हम लोगों को जानकारियां मिल रही हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग इन जानकारियों से अनभिज्ञ थे, तो उन महान भावों को सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है और आभारी हूँ कि जो जिन जानकारियों से हम अनभिज्ञ थे वो हमें मालूम चल रही है। पता नहीं हम लोगों का इतिहास कितना विचलित कर दिया गया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रतिभा बुंदेला जी। पीड़िता साकरे बहन जी, हार्दिक बधाई शुभकामनाओं के लिए सिर्फ आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय भाई साहब दादू को और रंजना दीदी को मैं
आज उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई एवं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। आदरणीय अनिल राय जी। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। आदरणीय सभी बंधुओं को प्रणाम। और आज के योगाचार्य जी जिनका जन्मदिन भी है आज, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। रंजना जी जो अपने पूरे देश से और बाहर से हमारे योगाहार कार्यक्रम में नए नए मुख्य अतिथि लाती हैं, उनको विशेष आभार। बहुत बहुत उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। वो इसी तरह दोनों निरंतर प्रगति करते रहें। और सप्त चिरंजीवी की जगह अष्ट चिरंजीवी हमने नाम दे दिया दादू को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत सुंदर जी। आदरणीय अनिल राय जी। आपकी आवाज नहीं आ रही राय साहब, आप अनम्यूट है परंतु राय नहीं जी। हाँ आ रही है, बोलिए। चलिए आदरणीय प्रणाली मराठी जी। ओम सदन को सादर वंदन प्रणाम। हमारे योगाहार परिवार के स्तंभ दादू जी, आदरणीय दादू जी और रंजना बहन जी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत मंगल हो, शुभ हो और उनको अच्छी आयु मिले और आरोग्य मिले, ऐसी परमेश्वर को प्रार्थना। ओम प्रणाम जी। धन्यवाद। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी, योगाहार कुटुंब की संरक्षक आदरणीय गुरु जी श्री रमेश चंद्र मेहरा जी और योगाहार की वीरांगना आदरणीय किनिकर रंजना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और किसी भाई बहन को अगर कोई हैंड रीच करेगा तो मैं बुला लूंगा। अब मैं आप जी आदरणीय वैशाली विनायक जी। आप आमंत्रित करते हैं आदरणीय पुष्पा जी, आदरणीय धर्मेंद्र बुंदेला जी। आदरणीय रमेश मेहरा जी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं। सभी को प्रणाम और आदरणीय भाई साहब और रंजना बहन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। इस पे मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ। पूर्णिमा के चंद्र सम करते रहो आप साधना, ईश्वर तुम्हें दे सफलता, यही मेरी मनोकामना। धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। और आदरणीय मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हम सबको आशीर्वाद वचन और शुभकामनाएं प्रदान करें। जी नमस्कार। तिवारी महोदय 1 मिनट समय लेना चाहूंगा बीच में, मैं को धन्यवाद देना है दोनों को। हाँ जी, मैं बस ये कह रहा था कि रंजना जी नहीं दिखाई दे रही हैं तो वो भी अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, आप प्रकट हो गई हैं और दादू भी प्रकट है। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और आप इसी तरह से प्रसन्न रहें, खुश रहें, यही शुभकामनाएं जी। धन्यवाद जी। आदरणीय बने सिंह जी। भविष्य के महापुरुषों को रंजना जी आर्य और मेहरा जी आर्य भाई साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी अपने नाम के पीछे आर्य जरूर लगाए, यह संकल्प ले। आर्य लगाने से क्या होता है, हमारे महापुरुषों का इतिहास हमें जन्मदिन की बधाई शुभकामनाएं दो। सीजन खत्म हो गया है जी जी जी। आदरणीय वैशाली विनायक जी, आदरणीय बुंदेला जी। चलिए अब जो है सबने बधाई शुभकामनाएं दे दी हैं। और पुनः आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी और रंजना जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जी वैशाली विनायक जी, आपकी आवाज कट रही है। आदरणीय दादू जी को सादर प्रणाम और शुभकामनाएं। और रंजना जी को भी बहुत शुभकामनाएं। हाँ, और आशीष हंसती रहो, फिरती रहो रंजना जी, हमारा रंजन करो बहुत बहुत योगार में। बहुत सुंदर। जीवे तो शरद शतम, दोनों को भी मेरे शुभकामनाएं। बहुत बहुत सुंदर जी जी। शैलेश जी। ओम दादू जी बहन जी के दोनों को जन्म दिवस दादू के आशीर्वचन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा जी।
जी ओम। सदन को नमन। और संपूर्ण सदन ने हमें शुभाशीष दी है, हमारे लिए जन्मदिन की बधाई दी है, उनके प्रति हमारा हार्दिक हार्दिक आभार। जी ओम। सभी को नमन। अब आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करता हूँ, वो सबका आभार ज्ञापित कर दे, क्योंकि सबने आपको दीपश्री बधाई बोलने वाली दीपश्री को शुभकामनाएं देनी है। दीपश्री दे दो। दे दीपश्री दे, आमंत्रित है। ओम नमन वंदन सभी को। हमारे योगाहार के मुख्य सर्वे सर्वा दादू जी और हमारी पहली बहन रंजना दीदी को खूब खूब शुभेच्छाएं। जीवेत शरदम शतम। ओम वंदन। खूब छान खूब छान खूब छान। जी रंजना जी प्रकट हो, अगर सबका आभार ज्ञापित करें और फिर हम आज का समापन करते हैं। 8:22 हो गए हैं। चलिए रंजना जी की तरफ से हम आभार ज्ञापित करते हैं। जी आदरणीय राकेश आर्य जी, डॉक्टर साहब, आपके चीफ गेस्ट और मुख्य वक्ता जी। बस मैं 1 मिनट ले रहा हूँ। जीवन के हर मोड़ पर खुशी मिले भरपूर, यश वैभव को पाय कर बने रहो कोहिनूर। मेहराजी और रंजना शुद्ध नेक विचार, भारत के सच्चे पूत हो करते हो उपकार। इन्हीं शब्दों के साथ आप दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा लगा। आज उल्लास के साथ ऐसा लग रहा है जैसे हमारा कोई बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव है ही, 2 भाई बहनों का जो है जन्मदिन। और सबको बधाई। आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। ओम। जी ओम। आज हमारे भगवान दास जी से आशीर्वाद नहीं मिला, ये हमारे लिए दुख की बात है। जी ओम। जी ओम। जी ओम। क्या उड़ा रहे दादू? दादू छूट गए।